आज हम डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं मेथड्स के, एक को हम फोर्स मेथड बोलते हैं, एक को हम डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड में फर्दर क्लासिफिकेशन है स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड देन स्टिफनेस मेथड, which is matrix formulation. We solve equations in the form of matrices in this method, stiffness method, and this you will cover in seventh semester. And the rest of these three methods, this force method and these two types of displacement methods, slope deflection method and moment distribution method, these we will cover in this course, structural analysis. So let's begin with force method. Before this force method is also called flexibility method, or also called method of consistent displacements. You will get to know why these names also exist for the same method. Before we can start discussing force method, you need to understand some of the very basic concepts. Again, starting with the principle of superposition for displacements. Now, in order to explain this, मैं एक बीम कंसिडर कर रहा हूँ, एक कैंटिलीवर बीम P1, P2, P3 उसके ऊपर लोड लग रहे हैं और मैं B पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाह रहा हूँ, डेल्टा B। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ये कहता है कि अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना चाह रहा हूँ ड्यू टू क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स ऑफ P1, P2, P3, I can consider them individually and then add up the deflections. What does it mean? सिर्फ P1 लोड लगाएं, बाकी सारे लोड हटा दें और डेल्टा B1 फाइंड कर दें। डेल्टा B1 क्या चीज़ है? डिफ्लेक्शन एट B when only P1 is acting. सिमिलरली P2 अप्लाई करें, फिर डिफ्लेक्शन एट B फाइंड करें, डेल्टा B2 कहते हैं उसको। इसी तरह P3 अप्लाई कर दें, बाकी सारे लोड हटा दें, सिर्फ P3 अप्लाई करके फिर यहाँ डिफ्लेक्शन फाइंड करें और डेल्टा B3 नाम दे दें लेट से उसको। तो हम डेल्टा B जो फाइंड करना चाह रहे थे वो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा B1 प्लस डेल्टा B2 प्लस डेल्टा B3। सो दिस इज़ व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर डिस्प्लेसमेंट्स इज़। यानी सिंपली हम लोड जो मल्टीपल लोड्स लग रहे हैं एक ही वक्त में, हम उनको एक वक्त में एक लोड कंसिडर करके डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं, फिर दूसरे वक्त में दूसरा, और फिर इस तरह से सारे डिस्प्लेसमेंट को सम अप करते हैं। यानी सिंपली एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हम सॉल्व करके सिंपली उनको सुपर इम्पोज कर सकते हैं। ठीक, इसमें हमने जो ये इक्वेशन लिखी है इसकी ख़ास बात यह है कि हमने आपको नज़र आ रहा है, हमने हर जगह साइन प्लस लिखा है। डेल्टा B1 के साथ भी साइन प्लस है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, यहाँ भी आपको प्लस साइन नज़र आ रहा है। इसमें जिस तरह से हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन के लिए एक लोकल साइन कन्वेंशन लाजमी होता है सेट करना, यहाँ इसी तरह जब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं, जब भी आपने सुपर इम्पोज करना होता है दो अल्जेब्रिक यानी किसी अल्जेब्रिक क्वांटिटीज़ के डिफरेंट पार्ट्स को, तो आपको क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है उसको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए डायरेक्शन भी चाहिए। अब अगर तो आप ग्राफिकली ऐड अप कर रहे हैं तो आपको जो एरो की डायरेक्शन है उसी से डायरेक्शन आ जाएगी, लेकिन अगर आप अल्जेब्रिकली सम अप कर रहे हैं तो फिर आपको अल्जेब्रिक साइन चाहिए। तो उस केस में फिर इस जगह पे जो मैंने मेंशन नहीं किया इक्वेशन में, मैं एज्यूम ये कर रहा हूँ कि मैं डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट्स को पॉजिटिव ले रहा हूँ। ठीक, यानी ये डेल्टा B1 के साथ जो पॉजिटिव टर्म है ये इसके साथ, इसका मतलब ये है कि मैं पॉजिटिव यानी डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव ले रहा था, इसलिए मैंने इसके पॉजिटिव लिख दिया। नेक्स्ट इज स्टिफनेस। Stiffness and flexibility are two very important concepts in structural engineering. You must understand this concept very well. तो स्टिफनेस जो है हम नॉर्मली K से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और बेसिक डेफिनेशन इसकी ये है, लोड रिक्वायर्ड टू काज यूनिट डिस्प्लेसमेंट। एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट को काज करने के लिए मुझे कितना लोड चाहिए। अब क्योंकि लोड डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, वो एक फोर्स भी हो सकती है, वो एक मोमेंट भी हो सकता है। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट जो मैं यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है, वो एक रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट भी हो सकती है। इस बेस पे ये मैं इसलिए इसको बेसिक डेफिनेशन कह रहा हूँ। अब फर्दर हम थोड़ा सा स्पेसिफिक डेफिनेशन अगर देखें स्पेसिफिक सिचुएशंस में, तो एक्सियल लोडिंग के केस में जैसा कि ये एक ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर से लोड लगा के कंप्रेस कर रहे हैं, P लोड लग रहा है और वो इसमें डेल्टा की जो शॉर्टनिंग उसमें प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको मैं डिस्प्लेसमेंट जनरली कहूँगा,
उसको मैंने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया है। तो इस केस में एक्सियल स्टिफनेस कैसे कैलकुलेट की जाएगी या क्या डेफिनेशन होगी इसकी? एक्सियल लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सियल डिस्प्लेसमेंट। उस केस में इसके यूनिट्स क्या हो जाएंगे? एक्सियल लोड के यूनिट्स डिवाइडेड बाय एक्सियल डिस्प्लेसमेंट के यूनिट्स। तो आप जिसमें यूनिट्स में काम कर रहे हैं उस हिसाब से यूनिट्स बन जाएंगे, न्यूटन पर मीटर, पाउंड पर इंच, जो भी आप यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं। अगर हम बेंडिंग के केस में स्टिफनेस की बात करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म्स इसके बन जाते हैं। तो मसलन मैं अभी एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि बेंडिंग अभी हम जाके फिगर्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले मैं थोड़ा सा जनरल आपको ओवरव्यू दे दूँ। स्टिफनेस को मैं केस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जनरली मैंने कहा इट इज़ लोड ओवर डिस्प्लेसमेंट। अब डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है, लोड फोर्स भी हो सकता है, मोमेंट भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट इसी तरह लीनियर भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है। सो यू मे हैव force over linear displacement, I mean force required to cause a linear displacement, force required to cause a rotational displacement, similarly moment required to cause a linear displacement, similarly moment required to cause rotational displacement, and accordingly you will have different units for all these cases of stiffness. Let me explain this with the help of this figure. अब ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और बी पॉइंट के ऊपर आप एक कंसनट्रेटेड लोड पी बी अप्लाई करें। अब ये सारी बीम को डिफ्लेक्ट करेगा, एक डिफ्लेक्टेड शेप बन जाएगी। इस डिफ्लेक्टेड शेप में आपने मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स के अंदर भी और इसी तरह एलिमेंट्री स्ट्रक्चरल एनालिसिस में मेथड्स पढ़े हुए हैं कि हम किस तरह से अगर कोई लोडिंग लग रही है तो डिफरेंट जगहों पे हम किस तरह से डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं या रोटेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, स्लोप जिसको आप कहते हैं। तो अब प्रोड्यूस तो डिफ्लेक्शन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे, हर पॉइंट ही डिफ्लेक्ट हो रहा है एक लोड लगने के वजह, और हर पॉइंट पे कोई ना कोई रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन मैं फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं सिर्फ सी पॉइंट पे एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी जिसको आप डिफ्लेक्शन कहते हैं डेल्टा सी कंसिडर करता हूँ, और ए पॉइंट पे रोटेशन थीटा ए कंसिडर करता हूँ। तो स्टिफनेस की डिफरेंट फॉर्म्स बन जाएंगे, यानी डिफरेंट कोफिशिएंट्स बन जाएंगे स्टिफनेस के। मैं यहाँ पे उनको सबस्क्रिप्ट डाल के कुछ स्पेसिफाई नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि अभी हम पढ़ने नहीं जा रहे इसी मेथड को भी, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन आई वांट यू टू गिव यू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टिफनेस। तो इस केस में डिफरेंट वेज में मैं स्टिफनेस को लिख सकता हूँ। आई मे राइट स्टिफनेस एज पी बी डिवाइडेड बाई डेल्टा सी, यानी load required at B to cause unit displacement at C. Similarly, I could write load required at B to cause unit rotation at A. Alright, PB over theta A. In that case, it would be newtons per radians. और अगर मैं उसी बीम के ऊपर, जैसे यहाँ लोड जो है वो एक फोर्स है, अगर मैं यहाँ पे लोड एक मोमेंट के फॉर्म में लगा दूँ किसी भी जगह में, ज़रूरी नहीं कि ए पे ही लगेगा, किसी भी जगह लग सकता है। अगर ए पे मैं मसलन लगाऊँ तो ए पे जो लोड लग रहा है जो इस वक्त मोमेंट के फॉर्म में है, तो इससे भी एक डिफ्लेक्टेड शेप प्रोड्यूस हो रही है। इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट बीम का डिफ्लेक्ट हो रहा है, हर बीम का हर पॉइंट रोटेशन अंडरगो कर रहा है। अगेन मैं सिर्फ दो पॉइंट्स कंसिडर करता हूँ। सी पॉइंट पे मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करता हूँ और मैं ए पॉइंट पे रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करता हूँ। तो मैं स्टिफनेस को इस तरह से यहाँ पे लिख सकता हूँ, यानी एक स्टिफनेस फैक्टर इस बीम के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक स्टिफनेस कोफिशिएंट एम ए मोमेंट रिक्वायर्ड एट ए टू प्रोड्यूस यूनिट डिस्प्लेसमेंट एट सी, एम ए और डेल्टा सी। Similarly, moment required at A to produce unit rotation at A, ma over theta A. In that case, it would be in Newton meters per radian. So, यहाँ पे मैंने जो चीज़ अभी मेंशन नहीं की है, मैंने लिखा नहीं है उसको, लेकिन इसको भी मैं के से रिप्रेजेंट कर दिया, इसको भी मैंने के से लिख दिया। आल्दो ये डिफरेंट केस हैं, यानी ये वाला के इसके के बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, लेकिन मैंने अभी चूँकि डिस्प्लेसमेंट मेथड को डिटेल में नहीं डिस्कस करना, इसलिए मैंने इनके साथ कोई और सबस्क्रिप्ट या कोई और चीज़ ऐसी नहीं लिखी कि जिससे मैं इनको इसके और इसके वो डिफ्रेंशिएट कर दूँ। लेकिन ये मैं
ये वाला के और ये वाला के बराबर नहीं, मैं पहले भी बात कर चुका। मसलन आप इसको सबस्क्रिप्ट दे सकते हैं के सी बी या के बी सी, जैसे भी आप नाम देना चाहें, ठीक है, इस केस में। अच्छा, ये स्टिफनेस का अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो बिल्कुल इसके उलट कॉन्सेप्ट है फ्लेक्सिबिलिटी का। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ स्टिफनेस, सिंपल। यानी अगर स्टिफनेस जो है वो लोड ओवर डिस्प्लेसमेंट है तो फ्लेक्सिबिलिटी लो डिस्प्लेसमेंट ओवर लोड है, यानी डिस्प्लेसमेंट काज्ड बाय यूनिट लोड, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी क्या हो जाएगी? फ्लेक्सिबिलिटी इज डिस्प्लेसमेंट काज्ड बाय यूनिट लोड, सो एक्सियल फ्लेक्सिबिलिटी वुड बी axial displacement caused by a unit axial load. All right, so in that case units would be meters per newton, inch per pound, etc. बेंडिंग के केस में फ्लेक्सिबिलिटी के डिफरेंट कोफिशिएंट्स हम लिख सकते हैं, जैसे डिपेंड करता है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी जो डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट ओवरलोड, डिस्प्लेसमेंट लीनियर है या रोटेशनल है, कौन सा हम कंसिडर कर रहे हैं। इसी तरह लोड हम कौन सा कंसिडर कर रहे हैं, फोर्स का कंसिडर कर रहे हैं या मोमेंट की फॉर्म में कंसिडर कर रहे हैं। सो लीनियर, यू मे राइट लीनियर डिस्प्लेसमेंट ओवर फोर्स, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट ओवर फोर्स। इसी तरह आप लिख सकते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट ओवर मोमेंट, रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट ओवर मोमेंट। एग्जाम्पल के थ्रू आप देख लें, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी को हम दो तरह के सैम्पल्स यूज़ करेंगे, स्मॉल एफ और अल्फ़ा। ये कब यूज़ करेंगे स्मॉल एफ और कब अल्फ़ा यूज़ करेंगे? हमने कहा फ्लेक्सिबिलिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट काज्ड बाय अ यूनिट लोड। अगर जो डिस्प्लेसमेंट है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो फिर हम सैम्पल स्मॉल एफ का यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ मैंने यूज़ किया है डेल्टा सी ओवर पी बी, डिस्प्लेसमेंट एट सी काज्ड बाय अ यूनिट लोड एट बी, डेल्टा सी ओवर पी बी, displacement in meters at C caused by unit load at B in newtons, so meters per newton। तो अब ये सबस्क्रिप्ट क्या चीज़ है इसको ज़रा समझिएगा। पहला सबस्क्रिप्ट फ्लेक्सिबिलिटी के केस में पहला सबस्क्रिप्ट हमेशा हम उस पॉइंट का नाम होगा ये जिस पॉइंट पे आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं। एट सी आप सी पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं यानी या कंसिडर कर रहे हैं, तो delta C over PB, displacement at C caused by a force at B, तो हम del FCB लिखेंगे, ठीक। अगर हमें सिर्फ ये सैम्पल भी दिखाया जाए तो इससे हमें समझ आ जानी चाहिए कि इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट एट C ड्यू टू लीनियर लोड, जिसको मैं फोर्स कहूँगा, ड्यू टू फोर्स एट B, ठीक है। अगर मैं जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहा हूँ वो एक रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट है तो फिर मैं फ्लेक्सिबिलिटी को अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करूँगा, अल्फ़ा ए बी, और सब फर्दर मैंने सबस्क्रिप्ट ऐड किए एफ़ का। ये मैंने क्या किया है, ये क्या टर्म है इसको ज़रा समझिएगा। ये लोड लग रहा है एट बी और मैं रोटेशन फाइंड कर रहा हूँ एट ए, और वो यानी डिस्प्लेसमेंट जो फाइंड कर रहा हूँ वो रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट है। तो पहली बात तो ये कि इस वजह से मैंने अल्फ़ा यूज़ किया क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैं रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि मैंने पहला सबस्क्रिप्ट ए क्यों लिखा, क्योंकि मैं वो जो रोटेशन फाइंड कर रहा था दैट वाज एट पॉइंट ए, तो ये पहला सबस्क्रिप्ट हमें वो पॉइंट बताता है, ये वो पॉइंट होता है, पहला सबस्क्रिप्ट उस पॉइंट का नाम होता है जिस पॉइंट पे हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे होते हैं। सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड जो मैंने सबस्क्रिप्ट लिखा है वो बी लिखा है। बी इसलिए लिखा है कि लोड जो है वो बी पे लग रहा है, सो रोटेशन काज्ड बाय या प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स एट बी। अब ये जो यहाँ पे बी पे लग रहा है ये एक फोर्स है, मैं एक फोर्स की वजह से यहाँ पे रोटेशन फाइंड कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बी के साथ एक और सबस्क्रिप्ट डाल दिया एफ़। अब आप कहेंगे आपने यहाँ पे तो एफ़ नहीं लिखा, यहाँ पे भी तो जो काज कर रहा था इस डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा सी को वो भी एक फोर्स था एट बी, तो आपने यहाँ तो एफ़ नहीं लिखा। यहाँ पे एफ़ इसलिए नहीं लिखा कि ये सी भी एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, बी एक फोर्स है, तो ये मैं सिंपल यानी दो लीनियर पैरामीटर्स, जो डिस्प्लेसमेंट भी लीनियर, लोड भी लीनियर, यानी फोर्स की बात कर रहा हूँ, इसलिए मुझे फर्दर कोई सबस्क्रिप्ट ऐड करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एफ़ नहीं डाला, ठीक। यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये मैं ये मैं जो लग रहा है यहाँ पे फोर्स, वो यहाँ पे जो लोड लग रहा है बी पे वो एक फोर्स है, ठीक। यहाँ पे अंडरस्टूड है कि यहाँ पे एफ़ है।
इसी तरह अगर लोड लग रहा है एक मोमेंट के फॉर्म में, और अगेन ये एक डिफ्लेक्टेड शेप प्रोड्यूस करेगा, और डिफ्लेक्टेड शेप का मतलब है हर पॉइंट पे कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट, हर पॉइंट पे कोई ना कोई रोटेशन। मैं इस केस में जो कंसिडर कर रहा हूँ वो सी पॉइंट पे अगेन एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट और ए पॉइंट पे एक रोटेशन कंसिडर कर रहा हूँ। सो वी कैन राइट a number of flexibility coefficients. For example, one is FCAM. क्या मतलब इसका? FCAM means displacement at C due to moment at A. ठीक, FCAM। अब यहाँ पे अगेन ये लीनियर टर्म है और ये एक रोटेशनल टर्म है जो लोड काज कर रहा है, इसलिए मैंने जो कि रोटेशन काज कर रहा है, ये लीनियर है और ये रोटेशनल है। अब मुझे यहाँ पे एडिशनल एक सब्स्टिट्यूट बताने की ज़रूरत है कि ये जो मैं डिस्प्लेसमेंट एट सी कैलकुलेट कर रहा हूँ वो ए पॉइंट पे कोई लोड नहीं लग रहा है, वहाँ पे एक मोमेंट लग रहा है जो इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे ए के साथ एम भी लिखूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट नहीं यूज़ कर रहा अल्फा ए में। इसका मतलब क्या है? रोटेशन एट ए थीटा ए caused by a unit load at A, theta A over ma, unit moment at A। ठीक है, अल्फा ए क्या चीज़ है? रोटेशन एट A produced by a unit moment at A। ठीक, अगेन यहाँ पे m जो सब्सक्रिप्ट है वो अंडरस्टूड है यहाँ पे, तो सिंबल को छोटे से छोटा रखना अच्छा होता है, जहाँ पे ज़रूरत ना हो वहाँ पे हम नहीं डालेंगे। लेकिन यहाँ पे अब अगर हम m नहीं लिखेंगे तो इससे ये लगेगा कि हम जो C पे डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो बात कर रहे हैं, वो एक, अगर हम खाली A लिख देंगे तो इसका मतलब ये बनेगा कि शायद हम A पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मोमेंट नहीं अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन उस बात को क्लैरिफाई करने के लिए हमने M यूज़ किया। इसको मैं फर्दर एलेबोरेट कर रहा हूँ इसी कॉन्सेप्ट को, ताकि आप इस सैम्पल से फेमिलियराइज हो सकें। इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। ये कैंटिलीवर बीम है, ये एक पी लोड इसके ऊपर लग रहा है, और ABCD डिफरेंट पॉइंट्स पे मैंने डिस्प्लेसमेंट्स, लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स शो किए हुए हैं, आपको कंसिडर किए हुए हैं, और मैंने इनको कुछ स्पेशल नाम दिए हुए हैं। इनको नाम को ज़रा गौर कीजिएगा। डेल्टा ए मैंने इसको कहा है। पहले मैं सिर्फ मसलन आप अगर यूज़ करें तो हो सकता है सिर्फ डेल्टा ए इसको नाम दें, लेकिन मैंने इनके साथ एक और सब्सक्रिप्ट पहले से ऐड कर दिया, वो सेकेंड सब्सक्रिप्ट ए है। वो क्या बता रहा है आप यहाँ पे देखें, यहाँ सब्सक्रिप्ट सेकंड सब्सक्रिप्ट जो ब्लू में मैंने ऐड किया, ए यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, ठीक है, डेल्टा ABCD सब के साथ। क्यों मैंने ऐड किया? क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रोड्यूस हो रही है डिस्प्लेसमेंट A पे भी, BCD सब पॉइंट्स पे, ये किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है, यानी किस वजह से मैं कंसिडर कर रहा हूँ प्रोड्यूस होना। ठीक है, एट अ फोर्स एट A, P फोर्स एट A। ठीक है, तो इस बेस पे आप फर्दर यहाँ पर भी, जैसे मैंने डेल्टा C इसको कहा था, आप इसको नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन चूँकि अभी मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देना था तो इसलिए मैंने कोई स्पेशल नाम नहीं दिया। डेल्टा C के बाद सिर्फ पहले सब्सक्रिप्ट मेंशन किया जहाँ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि उस वक्त तक आप सिर्फ इसी से फेमिलियर थे, और मैंने जो है वो इसको मैं नाम दे सकता था डेल्टा CB। ठीक है, इसी तरह थीटा ABF इसको नाम देना चाहिए था अगर मैं पूरा नाम देता, लेकिन उस वक्त आपको समझाना था इसलिए मैंने नहीं लिखा। यहाँ पे मैं इसको डेल्टा CAM नाम दे सकता हूँ। ठीक, मैं आपके साथ लिख लेता हूँ ताकि आपको फर्दर ये क्लियर रहे कि ये मैं अब इसी कॉन्सेप्ट को लेके आप इसको समझिएगा। सेकंड जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, कैंटिलीवर बीम है, ये पी लोड ए पे लग रहा है। अब लोड चूँकि ए पे लग रहा है तो जितनी भी डिस्प्लेसमेंट्स मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इस केस में मैंने सारी लीनियर डिस्प्लेसमेंट्स कंसिडर की हैं, उन सारी डिस्प्लेसमेंट का सेकंड सब्सक्रिप्ट ए है। क्यों? क्योंकि सारे जो डिस्प्लेसमेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं दोज आर बिकॉज ऑफ लोड एट ए। अब कंसिडर में डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट लोकेशंस पे कर रहा हूँ, इसलिए पहला सब्सक्रिप्ट उनका डिफरेंट है, डेल्टा ए, डेल्टा बी, इसी तरह CD। ठीक है, सेकंड सब्सक्रिप्ट सबका ए है। ओके, अगर तो मैं P लोड लगाऊं तो मैं इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करूंगा, डेल्टा AA, डेल्टा BA, अगर मैं पूरा P लोड लगा रहा हूँ। ठीक, यानी कोई भी P लोड अगर लगाऊं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लगाऊं ही यूनिट लोड, तो फिर मुझे यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट को शो करना चाहिए वो स्मॉल f से रिप्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि अब ये बाय डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट काज्ड बाय यूनिट लोड, अब लोड यूनिट लोड लग रहा है, तो अभी ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये इस डिस्प्लेसमेंट को बाय डेफिनेशन, ये यही तो इसकी डेफिनेशन है, इसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहेंगे। और इस केस में हमने
जो सबस्क्रिप्ट ऐड किए हैं ये आपको बता रहे हैं कि ये कहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं और लोड कहाँ पे लग रहा है. सो FAA मीन्स displacement at A due to unit load at A. Similarly, FBA means displacement at B. Again, in all these situations I'm talking about linear displacements. ठीक है. FBA, FCA, FDA, displacement at D due to unit load at A. So here is the summary. The small subscript f is used when the displacement produced is a linear displacement, and the subscripts here are: first subscript represents the point at which displacement is being determined, and the second subscript refers to the point at which load is applied. Alright, so F for flexibility. यहाँ पे मैं आपका एक सरप्राइज क्विज लेने जा रहा हूँ. आपने करना ये है कि आपने इस वीडियो की लिंक, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है. वहाँ पे टॉप पे मैंने एक लिंक दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म का, वो आपने खोलना है और उसको खोलने के बाद आपने इसका आंसर वहाँ पे डालना है. तो अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप जाएं, वो लिंक खोलें, डिस्क्रिप्शन में जाके वो लिंक खोलें और उस स्क्रीन पे चले जाएं. ठीक, आप, मैं वेट कर रहा हूँ कि आपका लिंक खुल जाए. वैसे आपने ये लिंक नेक्स्ट टाइम से पहले से खोल के रखना है, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ. आप अपना लिंक खोल दें और क्विज़ को आंसर करने के लिए आप वो खोल लें विंडो फॉर्म वाली, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स वाली. ठीक है. सो आई होप कि अभी आपने विंडो खोल ली होगी. मैं क्विज़ की स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ. लें जी, ये आपकी स्टेटमेंट है. व्हाट इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टिफनेस. इसका आंसर आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स में जाके देना है. इस क्वेश्चन का जवाब देना है आपने, 1 लाइन आंसर. सो नाउ लेट्स डिस्कस फोर्स मेथड. फोर्स मेथड को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल करता हूँ ताकि आपको बेसिक समझ आ जाए. ये है, मैं तो कर मैं सिर्फ एक एग्जांपल रहा हूँ, लेकिन इस एग्जांपल के थ्रू बेसिकली मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ. ठीक. सो ये एक बीम है, यहाँ से फिक्स्ड है, यहाँ पे रोलर सपोर्ट है और सेंटर में मिड स्पैन के ऊपर, उसके ऊपर 50 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है. 6 मीटर इस तरफ है, 6 मीटर इस तरफ है, तो टोटल ये 12 मीटर का स्पैन है इसका. अगर मैं इसके रिएक्शंस निकालना चाहूँ तो क्या तरीका होगा इसका. मैं पहले इसकी बीम की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँगा और फिर उस पर लगने वाली सारी फोर्सेस शो करूँगा और फिर इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अप्लाई करके डिटरमिन कर लूँगा रिएक्शंस. लेट्स सी हाउ. मैंने उसी बीम को रीड्रॉ किया और अब मैं इसमें से सपोर्ट्स हटाऊँगा और उन सपोर्ट्स की जगह पे रिएक्शन फोर्सेस शो करूँगा. कौन कौन सी फोर्सेस. एक ये रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन, लेट्स कॉल इट BY, और दूसरी यहाँ से मैं फिक्स सपोर्ट जब हटाऊँगा, ये सपोर्ट्स पे हमारी डिस्कशन हो चुकी है, सॉरी. तो फिर मैं यहाँ पे 3 तरह के रिएक्शंस शो करूँगा. 3 तरह के कौन से रिएक्शंस शो करूँगा. एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और एक मोमेंट रिएक्शन. ठीक. लेट्स गिव देम नेम्स. AY, AX, सॉरी, AX and maybe let's call it MA. So अब अगर आप काउंट करें अननोन्स, तो इसमें कितने अननोन्स हैं. let's first write down the equilibrium equations. Let me write down the equilibrium equations. Let's first write down the equilibrium in horizontal direction. Summation x equal to 0. X is in this direction, y is in this direction. Alright, so taking rightward positive, I will write AX equal to 0. There is no other force in horizontal direction, so that's over. Alright, so next we can write down maybe summation Fy equal to 0, taking upward forces positive. So next I would be writing
let it remain visible. I'll be writing over here ay plus by minus 50 equal to 0, which you can rewrite as, I can rewrite it as ay plus by equal to 50. Now I have two equations so far, number 1 and number 2. Now can we write some more equations? Yes, we can write one more equation, and that is, summation of moment about any convenient point. Let's consider maybe point A. Let's consider summation of moment about A. So summation m about A equal to 0, taking maybe this side, right, clockwise or counterclockwise, positive, doesn't matter. So let's take this side positive. In that case, you will be writing it down like this. Look, AX and AY are passing through A, so they won't make any moment about A. So only one moment, or one moment so far, MA. MA is in direction opposite to our positive sign convention, so we would be writing it with a negative sign, minus MA. What next? Next we need to write moment of 50 kilonewton, which will be 15 to 6, the magnitude, and its direction will be the same as our positive sign convention, so we will be writing plus 50 into 6, and then we have a moment of by about A, by into 12, and its sign is opposite to our positive sign convention, so it would be again with the negative sign, so minus by into 12 equal to 0. So you could simplify this to maybe whatever you like, maybe like this, minus MA plus 300 minus 12 by equal to 0. You may like to go for some more simplification, maybe like this, minus MA minus 12 by equal to minus 300, and then you may further simplify it to maybe like this, MA plus 12 by equal to 300. Let's call it equation number 3. Now let's see how many equations do we have and how many unknowns do we have. Now you see that we have 3 equations, 1, 2 and 3. And how many unknowns do we have? We have 1, 2, 3, 4 unknowns. So we have 4 unknowns and 3 equations. This is not possible to solve because we need one more equation to find a solution to this system of equations. You know that you need as many number of equations as the number of unknowns involved in the system of equations. So if you recall the concept of indeterminacy, this beam is statically indeterminate. Degree of static indeterminacy is equal to 4 minus 3. 4 a number of unknowns, and these are the number of available equilibrium equations, equal to 1. Let me write down the generic expression first. It was number of unknowns. By unknowns I mean unknown forces, number of unknown forces, all right, minus number of equilibrium equations available minus let me neat it down, minus number of internal hinges. This was the complete equation. So now we have 4 unknowns, 3 equilibrium equations, and 0 hinges.
So this comes out to be 1. What does it mean? We have one additional unknown force. Or should I say we are short of one additional equation in order to come up with the solution for this unknown system. So you see, this is 1 degree indeterminate. Now how to solve this problem? It is guaranteed that we can solve this problem if we have an additional independent equation which can give us one of these 4 unknowns. Now let me also discuss the horizontal direction. You see that we have in this equation one unknown and one this from this equation you have determined ax. The problem is when you come to the determination of ay, by, and ma. So as I said in my previous lecture, we could determine this as 4 minus 3, or we could say 3 minus 2 minus 0 equal to 1. In both cases you end up the same answer. If you eliminate the horizontal equilibrium equation as well as horizontal reactions, as in case of a beam, we don't have any horizontal loading, so the ability of the beam to prevent horizontal sliding is not mobilized, it remains 0. So if you take out the horizontal direction from the situation, you have basically 3 unknowns and 2 equilibrium equations. So you are short of one additional independent equation. तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसके सॉल्व करने का फोर्स मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? जितने अननोन्स हैं, मसलन इस केस में प्रॉब्लम क्या है, ए वाई, बी वाई और एम ए में से किसी एक की वैल्यू पता चल जाए तो फिर हमारे पास जो अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ये 2 यूज़फुल इक्वेशंस हैं. इन 2 यूज़फुल इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें ए वाई, बी वाई और एम ए में से कोई एक चीज़ किसी और तरह से पता चले, यानी इन इक्वेशंस को यूज़ किए बगैर अगर हमें ए वाई, बी वाई और एम ए में से कोई एक रिएक्शन पता चल जाए तो फिर हम इन इक्वेशंस की मदद से सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि मैं किसी तरह से आपको ये बता दूँ कि ये बी वाई की फोर्स लेट्स से 20 किलो न्यूटन है, एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहा हूँ, ये जितनी भी कोई एक फोर्स आपको नॉन बता दूँ कि ये इस डायरेक्शन में है और इतना इसका मैग्नीट्यूड है, तो फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना. फिर तो आप यहाँ बी वाई की वैल्यू पुट कर लेंगे, यहाँ से ए वाई की वैल्यू निकाल देंगे और अब आपको ए वाई और बी वाई दोनों पता चल जाएंगी. फिर आपको बी वाई की वैल्यू चूँकि पता होगी तो आप यहाँ से एम ए निकाल देंगे, तो ये सॉल्व हो जाएगा. दूसरा तरीका ये हो सकता है कि मैं पहले एम ए निकाल लूँ किसी और तरीके से, ठीक है. वो कैसे फाइंड करना है वो हमने डिस्कस करना है अभी, लेकिन समहाउ अगर मैं एम ए भी फाइंड कर दूँ पहले तो भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ. कैसे? अगर मुझे एम ए पता चल जाए तो मैं इस इक्वेशन में एम ए की वैल्यू पुट कर लूँगा, यहाँ से मेरे पास बी वाई की वैल्यू आ जाएगी. सो एम ए और बी वाई नॉन हो जाएंगे और मैं फिर बी वाई की वैल्यू यहाँ पुट करके ए वाई निकाल सकता हूँ. तो ये बात ए वाई के लिए भी ठीक है, लेकिन हम इसको चूज़ नहीं करेंगे. इसकी वजह है अभी आपको समझ आ जाएगी. यानी इसका मतलब ये कि हम इन जो अननोन रिएक्शंस हैं इनमें से किसी एक अननोन को एज अ प्राइमरी अननोन ट्रीट कर लेंगे कि यार ये मसला कर रहा है सारा. अगर ये पता चल जाए तो फिर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ. वो जिसको आप प्राइमरी अननोन कहेंगे उस प्राइमरी अननोन को हम बोलेंगे रिडंडेंट. चूज रिडंडेंट. सो द फर्स्ट स्टेप इज टू चूज रिडंडेंट. रिडंडेंट क्या है? वो प्राइमरी अननोन है, यानी आपका है तो वैसे चारों अननोन, या मतलब कि तीनों अननोन्स ए वाई, बी वाई और एम ए, लेकिन जिसको आप पहले फाइंड करना चाहते हैं विदाउट यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन उसको हम कहेंगे रिडंडेंट फोर्स, रिडंडेंट रिएक्शन आप इसको कहना चाहें तो हम इसको रिडंडेंट हम इसको कहते हैं कि वो ना भी होते तब भी बीम में स्टेबल रहना था. मसलन अगर ये रोलर सपोर्ट यहाँ पे ना हो, अगर ये रोलर सपोर्ट यहाँ पे ना हो तब भी तो कैंटिलीवर बीम भी तो स्टेबल तो होता है ना. आल्दो थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, इतनी अच्छी ऑप्शन नहीं होती लेकिन फिर भी होता तो स्टेबल ही है, बेसिकली तो स्टेबल होता है. तो हम ये ना भी, इसलिए रिडंडेंट का मतलब है कि ये ना भी हो तब भी बीम ने स्टेबल रह जाना था. ठीक इसी तरह से अगर ये यहाँ पर मोमेंट रिएक्शन ना डेवलप हो, यानी इसका मतलब ये बनेगा कि ये हिंज सपोर्ट होती फिक्स की जगह पे,
क्योंकि हिंज सपोर्ट जो है वो रिएक्शन नहीं, मोमेंट रिएक्शन नहीं डेवलप कर सकते ना, ये पहले डिस्कस इसलिए किया था पिछले लेक्चर में सपोर्ट्स के बारे में। तो फिर ये सिंपली सपोर्टेड बीम बन जाती, फिर भी हम इसको सॉल्व कर सकते थे, और ये फिर भी ये स्टेबल रह जाता है ना। सो प्राइमरी अननोन, मैं आपको इस एग्जांपल के अंदर मैं रिडंडेंट चूज़ कर रहा हूँ बी वाई मेरा इस केस में रिडंडेंट है। क्या मतलब, अगर मुझे बी वाई किसी तरह पता चल जाए तो मैं बाकी सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक, मैंने ये डिसाइड कर लिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा, अब इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, मैं इसको इस तरह से लिख लूँगा। इस गिवन बीम को मैं अब दो पार्ट्स में लिखूँगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ करूँगा। कैसे, मैं इस बीम में से फॉर द मोमेंट इस सपोर्ट को हटाता हूँ। ठीक है, ये सपोर्ट मैंने, यानी इस सपोर्ट को हटा दिया। इसका मतलब ये कि वो जो सपोर्ट यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन बी वाई प्रोड्यूस कर रहा था, उसको मैंने फॉर अ मोमेंट मैंने इस यहाँ से हटा दिया। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, अगली दफ़ा मैं यही बीम दोबारा ड्रॉ करता हूँ। तो मोमेंटेरीली मैंने बी वाई को हटा दिया यहाँ से, और अगली दफ़ा मैं और बाकी लोड उस तरह से शो कर दिया। 50 किलोमीटर लग रहा है, 60-30 जितने भी लोड लगा, एक और लोड भी यहाँ लग रहा होता, मैं उस लोड को भी यहाँ पे शो कर लेता। यानी बाकी सारे लोड्स और सपोर्ट्स शो कर दिए, सिर्फ एक चीज़ कम कर दिए, यहाँ का जो सपोर्ट था वो हटा दिया। यानी स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, स्टैंडर्ड तरीका ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे किया, या तो आप सपोर्ट शो करते हैं या उसका रिएक्शन शो कर लेते हैं। ऐसे ही है ना, जैसे मैंने यहाँ पे सपोर्ट्स हटा दिए, ये 3 रिएक्शन उसकी जगह शो कर दिए, क्योंकि ये सपोर्ट यहाँ पे यही काम कर रहा था। इसी तरह ये वाले सपोर्ट हटा के ये शो कर दिया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे ये किया कि मैंने बाकी बीम ड्रॉ कर दी है, सिर्फ एक सपोर्ट हटा दी, और उस सपोर्ट को हटाने के बाद उसका रिएक्शन भी शो नहीं किया। यानी मैं उसको थोड़ी देर के लिए सेव कर लिया। मैं अगले स्टेप में उसको कंसिडर करता हूँ। मैंने अगले स्टेप में, इस स्टेप में मैंने सारी लोडिंग लगा ली है, सारे सपोर्ट्स शो कर दिए सिवाय सपोर्ट एट बी या रिएक्शन एट बी के। अगली दफ़ा मैंने और कोई चीज़ उस बीम पे, सपोर्ट्स तो ज़ाहिर शो करूँगा उसी तरह से, लेकिन लोड जो है 50 किलो न्यूटन का पहले लगाया था, अब इस दफ़ा 50 किलो न्यूटन नहीं, बाकी कोई भी लोडिंग थी वो कोई भी नहीं लगाऊंगा, अभी सिर्फ बी वाई लगाऊंगा, सिर्फ बी वाई। ये बी वाई अब लग रहा है। अब मैंने 2 स्टेप्स में इसको सॉल्व किया। बिल्कुल ये जो मैं आपको शुरू में समझा रहा था, मेथड ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल यही प्रिंसिपल मैंने यूज़ किया यहाँ पे। जैसे ये यहाँ पे एक बीम है और मैंने आपको कहा कि मैं इसको अलग अलग सॉल्व करके अलग अलग से डिस्प्लेसमेंट्स कैलकुलेट करके सम अप कर दूँ, तब भी ये ठीक होगा। इसी तरह यहाँ पे मैंने बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ किया। अब मैं इंटरेस्टेड हूँ डिस्प्लेसमेंट एट बी में। ठीक, इस आल्दो आप कहेंगे बी के ऊपर डिस्प्लेसमेंट में क्यों इंटरेस्टेड है, गिवन बीम में डिस्प्लेसमेंट एट बी कितना है, गिवन बीम में डिस्प्लेसमेंट एट बी 0 है, डेल्टा बी इज इक्वल टू 0। ये हमें पता है। क्यों पता है? क्योंकि हमने कहा है कि यहाँ पे सपोर्ट है। सपोर्ट हम कह इसलिए रहे हैं यहाँ पे बी पे कि ये सपोर्ट है, सब कि ये यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट कर रहा है। ये हमने डिस्कशन की थी जब हम बेसिक्स को डिस्कस कर रहे थे, सपोर्ट्स और रेस्ट्रेंट्स की डिस्कशन, इफ़ यू कैन रिकॉल। ठीक है, सपोर्ट होने का क्या मतलब है, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमें पता है कि ये 0 है, लेकिन इस नॉन डिस्प्लेसमेंट को, इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके हम बी वाई को अल्टीमेटली कैलकुलेट करेंगे। आप इस देखिएगा ये क्या मैजिक मैं करने जा रहा हूँ। बी वाई जो है वो मैंने यहाँ पे एज ए रिडंडेंट हटाया। अब जाहिर है जब यहाँ पे सपोर्ट नहीं लगेगी तो इस जगह पे डिस्प्लेसमेंट होगी। जब सपोर्ट थी तब तो डिस्प्लेसमेंट 0 है गिवन बीम में, असल में तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। लेकिन जब मैंने मोमेंटेरीली उस सपोर्ट को हटाया तो यहाँ पे कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट होगी। अब डिस्प्लेसमेंट को याद रखना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड भी और इसका डायरेक्शन दोनों बताना ज़रूरी है। इस पर्टिकुलर केस में चूंकि लोडिंग बड़ी आसान है, बीम बड़ा आसान सा बना हुआ है, तो आपको डायरेक्शन के को प्रिडिक्ट करने में कोई मसला नहीं है। आपको कंफर्म है कि बी के ऊपर डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट होगी। लेकिन अगर मैं जस्ट ड्रॉ कर लूँ एक इसकी डिफ्लेक्टेड शेप, तो ये मेरे पास गिवन बीम है और मैंने बी वाई को एज ए रिटर्नेंट चूज़ कर लिया और
जाहिर सी बात है कि ये यहाँ पे जब एक्ट करेगा बी वाई यानी एज ए सपोर्ट जब यहाँ पे मौजूद होगा तो फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डेल्टा बी ज़ीरो होगा। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूँ इस सपोर्ट को और अगली दफ़ा सिर्फ इस सपोर्ट के रिएक्शन को ही शो कर दूँ तो इससे मैं यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज़ कर लूँ। अगर मैं यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है कि ज़ीरो है, आल्दो मुझे पता है, लेकिन अगर मैं इसको फाइंड में इन्वर्टेड कॉमर्स में इनक्लोज करके कह रहा हूँ, फाइंड इसलिए इन्वर्टेड कॉमर्स में इनक्लोज कि मुझे वैल्यूज़ की पता है, लेकिन अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखना चाहूँ यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलेंगे, जिससे रिडंडेंट हटा दिया, एक ही रिडंडेंट जितने भी रिडंडेंट्स हैं वो हटा दिए, वो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर बच गया है उसको हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसकी दो कंडीशंस हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए। नंबर 1, प्राइमरी स्ट्रक्चर मस्ट बी डिटर्मिनेट, ठीक है, डिटर्मिनेट होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि वो स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। डिटर्मिनेट इसलिए होना चाहिए ताकि हमने रिडंडेंट्स हटा दिए तो अब तो इसको डिटर्मिनेट ही होना चाहिए ना। इस केस में हमारा एक रिडंडेंट था तो हमने उसको हटा दिया, अब ये पीछे ही डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होगा। स्टेबल इसलिए कि ताकि अगर ये मसलन स्टेबल ना हो से क्या मराद कि मसलन मैं यहाँ पे जो मोमेंट रिएक्शन है उसको भी हटा दूँ, यहाँ पे जो मोमेंट रिएक्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे सपोर्ट वर्टिकल रिएक्शन बी वाई हटाया, अगर मैं एम ए को भी हटा दूँ तो ये हिंज बन जाएगी, और अब ये हिंज के अगर खाली लगी और ऊपर से लोड लगे तो ये पूरा बीम ऐसे रोटेट कर जाएगा, और फिर तो मैं इसकी कोई डिस्प्लेसमेंट फाइंड नहीं कर, मतलब कि वो तो इनफाइनाइट सी डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी ना। सो आई एम नॉट गोइंग टू रिमूव टू मैनी सपोर्ट्स, मैं सिर्फ उतने सपोर्ट्स हटाऊँगा जो रिडंडेंट्स हैं, ठीक, जो ना भी हो तो बीम स्टेबल स्ट्रक्चर स्टेबल रहेगा। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर बच गया आपके पास। इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो बी पे डिस्प्लेसमेंट है वो आपने फाइंड करनी है। मैं बी पे यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट बी पे क्यों फाइंड कर रहा हूँ? जो मैंने रिडंडेंट हटाया है वो गिवन बीम में जो डिस्प्लेसमेंट को वहाँ पे जो वैल्यू, मसलन ये बी पे रिडंडेंट है बी वाई, अब ये बी वाई किस तरह की डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करता है? एक वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को, सिंपल, जिसको हमने डेल्टा बी से रिप्रेजेंट किया है। सो डेल्टा बी, उस डेल्टा बी को जो आपको पता है कि जिसकी वैल्यू ज़ीरो है, उसी को आप इक्वेशन उसकी लिख लें इन यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। डेल्टा बी फाइंड कर दें प्राइमरी स्ट्रक्चर से, और फिर दोबारा उसी स्ट्रक्चर में सिर्फ बी वाई अप्लाई कर दें जो कि रह गया था पीछे, उसको अप्लाई करके फिर इसी बी पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर दें, और इन दोनों को सम अप कर दें। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ये कहता है कि इन दोनों का जो सम होगा, अलजेब्रिक सम, यानी कीपिंग इन माइंड देयर डायरेक्शंस आल्सो, दैट शुड बी इक्वल टू दिस डिस्प्लेसमेंट इन द गिवन बीम, जो कि हमें पता है कि इक्वल टू ज़ीरो है। सो डेल्टा बी कैन बी, ये मैंने प्रोसीजर नोट करवाने के लिए आपको लिखा है स्टेटमेंट, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, फाइंड के ऊपर इन्वर्टेड कॉमर्स, इसलिए कि ये असल में हमें इसकी वैल्यू पता है, बट यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन वी आर गोइंग टू डिटरमिन by. So find the displacement that the redundants has or have the ability to prevent using principle of superposition. जैसे इस केस में हमारे redundant by है, by के अंदर क्या ability है कौन सा displacement prevent करने की? delta b. So मैं अब delta b के लिए equation लिखूंगा based on principle of superposition. So delta b is equal to, जब भी मैं principle of superposition से displacement find करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया था जब मैं आपको पहले ये समझा रहा था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सो यू सी देयर आई हैव टू हैव अ साइन कन्वेंशन, ताकि मैं इन टर्म्स के साथ पॉजिटिव या नेगेटिव लिख सकूं। अब ये सारे डाउनवर्ड थे और मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले रहा था, तो मैंने सबके साथ पॉजिटिव साइन लिख दिया। अब मैं यहाँ पे लेट्स से डाउनवर्ड को ही अगेन पॉजिटिव ले लेता हूँ, आप चाहें तो अपवर्ड को पॉजिटिव ले लें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो मैं लिखूँगा डेल्टा बी, ठीक है। ये तो मुझे इस वक्त मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि ये डेल्टा बी अभी इस वक्त मुझे नहीं पता, and I try to determine it using principle of superposition. So I will be writing this term delta b, since it is downward and I am considering downward displacement positive, so I'll be writing it with a positive sign. So an explicit positive sign over here, delta b, and then I have to add to this quantity, this displacement. Now you can give it any name you like, but a better way to name this is as delta b b prime. Recall
that this delta BB prime actually means displacement at B due to force at B, and I'm adding a prime to distinguish it from primary structure, alright, because otherwise you could confuse this with this delta B. This delta B is represented by a single subscript, alright, because there could be a number of loads along with this 50 kilonewton load, so we will have loads applied at several different locations, so it won't be possible to give it any subscript. For example, if you have 3 loads acting maybe at any 3 points, you cannot write 3 subscript over here to tell that this delta B is due to these 3 loads. So you don't have to add a subscript when you are determining displacements in the primary structure. But in case of when you apply only redundants, just as in this case I have applied only By, then you must use the standard convention. By standard I mean the one that we have set before when I was discussing flexibility coefficients. So this delta BB prime means displacement at B due to when the load is at B. So since over here we will be applying only one load at one time, so that's why it is good to write the second subscript as well, but rather it is compulsory to write the second subscript. The second subscript represents the point where load is being applied, and this prime is there because I want to differentiate it clearly from displacement in the primary structure. So these two must add up to give you 0. So you see this is upward and I'm treating downward positive, so I'll be writing minus delta BB prime. Alright, now we are going to use the information that we have already about delta B. In the given beam, it is confirmed, it is guaranteed that this delta B is 0. So I can put this value over here. Alright, delta B is 0, and I'm not sure about this value, but I can determine it. You see, this is a standard problem of finding displacement. You can find this displacement, you can find this deflection at B when this loading is being applied. You can use any method you like, virtual work method, Castigliano theorem, maybe double integration method, maybe any method you like. So whatever method you like, you can find this delta B. What I want to say is that this delta B can be determined. This delta B can be determined. So let's write it down as it is, delta B minus delta BB prime. Now I need your high attention on this point. Delta BB prime, look, this is where delta BB prime is appearing, delta BB prime. What is this? Just focus on it. What is this? This is displacement at B when load By is applied at B. Alright, so if I want to introduce the concept of coefficient of flexibility, if I want to introduce the concept of flexibility coefficient over here, I can write this down as this. FBB would be defined as delta BB, adding a prime just to distinguish from the previous notation, divided by By. This is what you have learned in just the previous discussion. Alright, so from here I can write delta BB prime as equal to By and FBB. Also note, okay, that's fine. So use this expression over here, and you will be writing By FBB. Now you see, if you remember, this By is our primary unknown in this problem. We have chosen it as the main unknown in this problem. Once By would be known, I want you to show you that you can then find these unknowns AY, By and Ma. All the reactions can then be determined. So look at this equation, just ponder over this equation. All you need is this By and FBB along with their directions. Here it is pretty simple to guess their directions. Both will, this delta B, we have been shown them over here. We know that delta B would be downward,
because there is only one downward load, so no doubt it will be downward. This delta BB prime or FBB, of course both will have same direction, so you can see that this will also be this will be upward. Naturally, no need to guess it, that's very simple. So once you know their magnitude and direction, you can find this By, all right, from this expression. By calculating these two deflections, you will be able to calculate By. Now once you get your answer, you will have, of course, either a positive answer or a negative answer. If you have a positive answer, that actually means that while showing the direction of By, let me take you to the relevant part. Look, we have shown this direction upward. By, we have shown it acting upward over here. If you get a positive answer, it means that it really was acting upward, that your assumption of upward By is correct. If you end up a negative sign over here, that means that this By was wrongly assumed to be upward. It is actually downward. That's what it is. So you can see that in order to determine By, we have used a known information. That known information is delta B equal to 0. But we then pretend as if we are unaware of delta B, where we don't have this value delta B, and we try to write down the equation of principle of superposition for finding delta B, and that takes us to this equation. This equation has a certain name. This equation is called compatibility equation. Compatibility equation, and since this we have written at B, so this would be called compatibility equation at B. Should I further specify this for a compatibility equation for displacement? In bracket you could write delta B at B. Alright, so mainly you should remember this name, compatibility equation. Alright, so you can use, you see, this compatibility equation is so useful. It gives you the primary unknown By that you were looking for. So once you have By, you can calculate Ay, By, Ma. All of these will become known to you. So the primary problem now is to find these two displacements. Now you see, in this method, force method, we have written an equation where the primary unknown was a force. You see this By, this was the primary unknown, and this was, you know, this was the primary unknown in our equation. So in force method, we call it force method because in such methods we treat force or forces as unknowns, primary unknowns, better to say, as primary unknowns. By primary unknowns, I mean once these unknowns are determined, the rest of the problem is pretty simple, straightforward. All right. So, and these forces I have written for, the name is force method, so I've just complied with the name method, and I've just written forces over here. But this could be a force, linear, a force, or a moment. All right. So we choose either a force fraction or a moment fraction as redundant as our primary unknown, and then we solve. So if you are good at finding displacements, deflections and rotations, or deflections and slopes, you actually should have no problem in applying this force method. All right. So next we will see how to calculate these two deflections, delta B and FBB. These two displacement, delta B and FBB. Look, FBB is also a displacement,
but the only difference is that, you know, for FBB you consider a unit load at B. So let me show this clearly over here. FBB, you know, for FBB, sorry, so if you apply a unit load at B, all right, this is A, this is B, then in that case, so if I apply a unit load at B, then I would call this as FBB, and this is what we have already discussed when we were discussing flexibility. So this is something that you need to determine, and the second thing that you need to determine is, that's something I have already shown above, but let me just repeat it. Look, this 50 kilonewton load over here, sorry, and then determine this delta B. So let's apply virtual work method. So here you need to quickly revise this method of virtual work when applied to beams and frames, and this is the equation that you need to recall without going into the derivation, without going into background. I'll be applying this equation, and this way I hope you can recall the method that you learned in your previous semester. So let me pick it from here. So let me explain this method first. General procedure: if this is a given beam, simply supported, subjected to any kind of loading, I've just shown a distributed loading over here. It could be a combination of distributed and concentrated load. So whatever types of loading is acting, you are required to determine, for example, displacement at A, delta A. This is the problem statement. You need to determine delta A, and of course this is a real problem. I mean, the loading applied is a real loading, and I don't need to, I think, stress this. So how would you start? Along with this real loading, which is the given beam in the problem, you will draw the same beam, same dimension, same supports, but remove the real loading and apply a virtual unit load to this beam at point A. If you are finding a linear displacement at A, you will apply a force, unit force at A, and if you are looking for rotation at A, you will apply a unit couple at A, virtual unit couple at A. All right. In this case, since we are finding a linear displacement at A, so we will apply a virtual unit force at A. All right. What do you do next? Next, you need to determine the equation for bending moment M in terms of distance along the beam. What does it mean? You need to write down M as a function of distance along X. All right. So you have to cover the entire beam. I mean, you should have the equation for M in terms of X along the beam, and X maybe X distance along the beam. If you can write one single equation that can give bending moment in the entire span of the beam, good enough. Otherwise, you need to break it down into segments. You may have discontinuous function for M. Maybe for one segment you have one equation, then for another segment you have another equation. We will explain this with the help of example, but this is something that you need to do. M, so you will have, M as a function of X from here. All right, and you know that for that you need to cut segments, different, maybe many number of segments, but right now I'm showing just one part, considering that you can replicate this. Maybe I can show these fractions instead of the hinge support, because I'm interested in drawing the free body diagram of the left segment.
When I cut a section over here, I'm left with two segments, this left segment and the right segment. So I'm showing, you can go with any segment you like, but I'm showing drawing free body diagram for the left segment. Maybe I've cut this segment at distance x from left end. Maybe I take or left end of the beam as origin for x, and just to show the location of the cut section, I'm just shown a distance x to this cut section, and I'm now drawing free body diagram to this of this left segment. So I've drawn these two reaction forces for the hinge, and then I'll draw these, you know, distributed loading on the beam segment, and then I have to show, you know, this positive shear over here, as well as the bending moment. Although I'm interested only in bending moment, but just to complete the free body diagram, I'll also show the shear force over here. Alright, just to complete it. So positive shear will act downward on this segment. I mean, it has to produce a clockwise segment about the center of the segment, and this is the sagging moment that, as we have discussed, as per sign convention. So this m as a function of x. Alright, this m as a function of this distance x. You will be writing down equation for m in terms of x. Similarly, on this side of on this beam where you have applied only a virtual unit load, you will be considering similar number of segments in the beam. Maybe I can show this again with distance x, and then draw free body diagrams. Alright, draw free body diagrams. No loading on this segment over here, only, you know, this shear force, and then this bending moment diagrams. Let me give it a bit different symbol, small m. Alright, small m, because I want to distinguish this m from this m. So I would like to, because I would like to use small m for virtual unit load case. Alright, when I have applied virtual unit loading. So in that case, again, I just need to write down the equation for m in terms of x. Once I have this equation, now I'll be using the principle of superposition, which is, you know, you can see in this equation form over here, 1 into delta equal to this integral. So let me reproduce it over here. So this is 1 into delta equal to integral of capital M small m over EI, integration all over this, you know, span of the beam or span of the frame, complete length. Alright, so this is how you will be calculating this displacement at A. Alright, so this is how you would be doing it. Let me take you back to the problem at hand. This is our problem at hand. We need to find this 50 kN load applied at C. We need to determine this displacement at B. So let's use principle of virtual method, which will work. So to start with, as I said, this is the real loading on the beam. This is my real loading. Alright, so let me show it. This is the real loading. I call it real loading because it actually exists. Alright, and I have to have a virtual loading as well over here. Alright, so same beam. This time I have removed all real loading and just applied, since I'm going to determine displacement at B only, at B point, and that's a linear displacement, so I'll be applying a virtual unit force at B. Alright, so virtual unit force at B, and I can show any direction over here. I'm choosing positive, and you will get to know the reason why. I could choose negative, no problem. I could choose downward, but I'm choosing upward over here for a reason that I'll be explaining in a while. Let me apply 1.0 kilonewton load. So what should I do next? Next, I'm going to determine, you know, the equation of bending moment for both these cases, for this real loading
and for this, virtual unit loading. It's important to write the complete name, virtual unit loading, very important. Alright, so next I need to determine the equation of bending moment in this real loading case, and similarly I need to determine this small m, the equation of bending moment in terms of x for the virtual unit loading case. Alright, so how would you do that? You need to make a very careful decision at this stage in regarding the number of segments you will require for writing down this moment equation. So I would choose, if I look at the right diagram, if I look at this virtual unit loading diagram, in this, if you look at this, you need to cut just one segment, one section, and you can write down the complete equation you can write down the bending moment equation for the complete beam. But because there is no change in any loading, there is no change in the EI value of the beam, starting from the free end to the fixed end, so one equation will do for the complete beam. But on this side where I have real loading applied, the loading is different. Starting from the free end, I am encountering a load at the midpoint. So the equation for this segment, the right segment, will be different, zero moment, and then the equation is different for this segment. Why? I have different loading. When I cut a section over here, I will have different sets of loading acting on the segment, so naturally I will have different moment equations. So I need to consider at least two segments. Although both these sections, I'm going to consider two cut sections in the beam in order to write down the bending moment equation for the two segments. So I'll be considering one cut at one time, but I'm going to show them on the same diagram just to save some space. So I'm going to consider first the cut section over here. Alright, anywhere in this segment, I'm showing it arbitrarily in this segment, anywhere. So this is the first cut section. I'm choosing, let me label it A, B, C. Alright, so for this BC segment, I have considered a cut anywhere in this BC segment at distance maybe x1. I'm calling it 1. I could have called it x2, x3, whichever I like, but this is the first segment I'm considering, so let's call it x1. Similarly, I'll be cutting another segment somewhere, or another section somewhere over here. Maybe I can call it as x2. So you may like to arrange this data in the form of such table. Segment BC. You see, this is the first segment BC, its origin at A, and I'm considering x1 as coordinate for this origin. I mean, x1 is 0 at this B point because B point is my origin of this segment, and at C the x1 value would be 6 meter, because this from B to C it is 6 meter. So boundaries of coordinate would be x1 ranging between 0 meters and 6 meter. So this defines the boundary of this segment BC from 0 meter to 6 meter. Next, you need to know the equation of M1, capital M. You should call it M1. This would become M1, alright? Because it is in the first segment, so M1 would be, you don't need to write the equation of M in terms of X. So for the first segment, we calling it first segment. So M1, equation of bending moment in this segment. So for that, you need to consider this cut segment, and after that you will be showing the bending moment, calculating the bending moment in terms of X. Let me show you how. So if we draw a free bar, I'm showing you this in detail, and the rest you will do
yourself. So let me show you free body. I have considered a cut section over here. Sorry, over here, and I'm going to draw free body diagram of this right segment. All right, I have another choice would be this left segment, A to from this cut section until this point A. This is the left segment. I'm preferring the right segment because, and for that I don't need to know the reactions even. All right, if I choose the right, this left segment, if I choose to draw free body diagram of this left segment in order to calculate M in this BC segment, then I'll have to know these reactions. That will be a little bit lengthy procedure, although I can go that way. But so I'm choosing this right segment. So this right segment redrawn over here. All right, this was the cut section. This is point B. This is where the cut was considered. So this length is x1, and if you see, we have no loading in this region, in this real loading case, so it will remain as it is. So this is the V force, may call it V1 or whatever you like, and this is M1 in the positive direction. So M1 is equal to 0. So this becomes 0. Next is, in the same beam, you will consider this second segment CA. Now for this second segment, again, the choice of origin is also arbitrary. I'm choosing origin C. That means I would be considering the coordinate x2 in the second segment, coordinate x2, 0 at C. Origin means x2 would be 0 over here. Okay, so this second segment would be bounded by the values of coordinate from 0 meter to 6 meter. Again, why? Because the distance from this point until this point is also 6 meter. All right, so starting at the origin at C, we have a total length of 6 meter for the second segment, and this distance would be represented by x2. Why I'm showing this distance starting from C? Because I have chosen C as my origin for the second segment. So let me draw. So let me show you first what are the possibilities. When you consider a cut section over here somewhere in the AC segment at distance x2 from the origin C, when you have a cut section, you have to consider either the left segment or the whole of the right segment. All right, so this time again I'm going to choose the right segment because that would be that would not require me to know the reactions that I would otherwise need to know. So I'm going to choose the right segment again. So free body diagram of the right segment. Alright, this was the point where we cut the section. This is point C. This was, let me just make it a bit to the scale. Sorry. And let me just show you the free body diagram. This is point B and this is point C, where a load of 50 kilonewton is acting. All right, this distance is 6 meters. This distance is x2. This is point C, and this is where the section was cut. So again, you should show the forces V and M, although we are interested only in M. This time we will call it M2 because we are calling it the second segment. So M2 you can easily calculate now. Maybe you give it a name to this segment, D. All right, give it a name. This point where the cut was considered, let's give it a name D. And then considering summation of all four moments about D, you can easily write down the equilibrium equation, taking maybe this direction is positive, so you can write M2. What next?
plus 50 into 50 x2, 50 into x2, so 50 x2, that's it, equal to 0. So you can write m2 equal to minus 50 x2. A quicker way to reach this equation would be, look, if I consider when I would be writing the equilibrium equation, and for example I choose like this, positive in the same direction as m2, in that case m2 will be with a positive sign, because I have chosen for this equilibrium equation the same positive sense as the sense of m2. So any force or moment, any force which tends to produce moment in the same sense as m2 will also be the positive sign, and then when you take it to the other end, it will change its sign, so it will become negative. So we can simply find a shortcut from here. If this load is producing moment in the same sense as m2, you could simply write it with a negative sign, m2 equal to minus 50 x2. All right, I hope these are the very basics that I'm taking time. I'm giving those students an opportunity to revise, to learn it, who did not learn it when they were solving mechanism material problems, when they were doing elementary structural analysis. This is just an opportunity for you to revise. Otherwise, I know this is something absolutely basics, but let me give you a chance to learn it if you didn't learn it when it was time to learn it. So you can write down the equation of m2 right over here in the table. So maybe we can write it down over here, m2 equal to minus 50 x2. नेक्स्ट हमने जब यहाँ पे सिर्फ वर्चुअल यूनिट लोडिंग लग रही हो तो उस वक्त बेंडिंग मोमेंट की क्या इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ एक्स, वो फाइंड करना है. बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने जो सेगमेंट्स यहाँ चूज़ किए हैं बी सी और सी ए, यही सेगमेंट्स आपने इस केस में भी कंसिडर करने हैं जब सिर्फ वर्चुअल यूनिट लोडिंग लग रही हो. ठीक, तो अब हमने फर्स्ट बीसी सेगमेंट को देखना है. इस बीसी सेगमेंट में जैसे इस केस में हमने यहाँ एक सेक्शन काटा था, x1 कोऑर्डिनेट से हमने उसको सेक्शन के लोकेशन को रिप्रेजेंट किया था. इसी तरह से हम यहाँ भी एक सेक्शन काटेंगे जैसे वहाँ पे काटा था, और उसका डिस्टेंस शो करेंगे x1. इसी तरह फिर हम नेक्स्ट सी ए सेगमेंट में भी सेक्शन काटेंगे, लेकिन मैं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि नेक्स्ट अब हमने क्या करना है. वही प्रोसीजर जो पहले अडॉप्ट किया. हम इस लेफ़्ट सेगमेंट को, ये मैंने कट सेक्शन लिया, इस लेफ़्ट सेगमेंट, ये एक मेरे पास राइट वाला सेगमेंट आ गया, लेफ़्ट वाला सेगमेंट आ गया. अब मैं इनमें से किसी एक की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके स्मॉल m1 की इक्वेशन लिख सकता हूँ. मसलन में अगर मैं राइट सेगमेंट की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूं तो मैं इस तरह से इक्वेशन लिख सकता हूं. ये पॉइंट B है, यहाँ मैंने सेक्शन काटा है, ये डिस्टेंस x1 है, और यहाँ पे मेरे पास शेयर और मोमेंट है. मैं मोमेंट में इंटरेस्टेड हूँ फाइंड करने में. अब अगर आप लोडिंग देखें, इसके अलावा कौन सी लोडिंग लग रही है इस सेगमेंट के अंदर, यहाँ पे एक यूनिट लोड है, ये भी एक्ट कर रहा है. तो इसको भी मैं इसको भी मैं शो करूँगा कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए. थोड़ा सा ये डिस्टेंस मैं प्रॉपर शो कर दूँ. ये आपका एंड है जहाँ पे ये यूनिट लोड एक्ट कर रहा है किलोन्यूटन में, और एक डिस्टेंस x1 है सेक्शन से. सो अब अगर मैं m1 की वैल्यू लिखूँ, इट वुड बी वही प्रिंसिपल यूज़ कर रहा हूँ. अगर मैं जो जैसे पहले डिस्क्राइब किया, आप इसको खुद कंफर्म कर सकते हैं मेरे आंसर को. इट इज़ इक्वल टू 1 इंटू x1. ठीक है, सो इट इज़ इक्वल टू x1. अब अगेन मैंने यहाँ सेक्शन काटा है, तो मेरे पास ये साइड ऑफ द बीम या फिर मैं ये वाली साइड की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूँगा. अगेन मैं राइट सेगमेंट को प्रेफर करूँगा. सो लेट मी ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द राइट सेगमेंट. प्लीज़ बी वेरी केयरफुल हेयर. ये डिस्टेंस 6 है और ये x2 है. सो टोटल डिस्टेंस ऑफ दिस फोर्स फ्रॉम मोमेंट आर्म, ये मेरा मोमेंट आर्म फ्रॉम मोमेंट सेंटर इज़ 6 प्लस x2 या x2 प्लस 6.
ठीक है. So this is equal to x2 plus 6 multiplied by 1, so you get the same answer. All right, so now you have now we need to integrate. Now you just need to insert those values from the above table. If you have developed a table like this, you can pick from there. Otherwise, you should be able to do it without drawing the table, just by looking at these diagrams. So right now I'm picking from the table. Now small m1, capital M1 for this first segment. Since this is 0, the product will be 0. So I'm not going to write the first term 0 plus integral of m2 and small m2. Capital M2 is minus 50x2 and small m2 is x2 plus 6. So let me just write it down. So this negative sign minus 9,000 over EI, the negative sign tells me that the direction of delta B is opposite to the direction of this virtual unit load. So since virtual unit load was assumed to be upward, was shown upward, so this delta B is actually downward. So 9,000 over EI downward. So this is the answer. All right. So similarly, we have another problem, where we need to determine some deflection, and that is when we apply just a unit load over here, and we need to determine the displacement due to this unit load. This, as if you remember, we called it FBB. अब ये आप कैसे फाइंड कर सकते हैं FBB? वही बेसिक तरीका आप यूज़ कर सकते हैं जो मैंने अभी डिस्कस किया है. लेकिन फॉर्चुनेटली ये आपको दोबारा से नई कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है. अभी जो हमने कैलकुलेशंस इस डेल्टा बी को करने के लिए कर लिए, यही कैलकुलेशंस इसके लिए भी एनफ हो जाएंगे. वो कैसे? अगर हम प्रोसीजर अप्लाई करना शुरू कर दें इसके ऊपर, तो ये आपके पास रियल लोडिंग है. लेट मी शो यू ओवर हेयर. ठीक है. डिटरमिन क्या करना है, आपने ये डिटरमिन करना है कि ये जो डिफ्लेक्शन होगी ये कितनी होगी, FBB. ठीक है. वर्चुअल वर्क मेथड क्या है कि इसमें आपने एक और लोडिंग भी शो करनी है इस बीम के ऊपर. वो लोडिंग को हम वर्चुअल यूनिट लोडिंग कहेंगे, और वो जैसे पहले डिस्कस हो गया, बी पॉइंट पे हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट. तो हम बी पॉइंट पे एक लोडिंग, इस पर्टिकुलर केस में रियल लोडिंग और वर्चुअल लोडिंग सेम हो गई है. तो यू सी है तो दोनों 1 किलोमीटर ना, एक ही जगह पे लग रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं. आल्दो एक रियल है, ये रियल है, और ये वर्चुअल है, लेकिन है तो एक ही वैल्यू. अगर मैं मोमेंट्स निकालना शुरू कर दूं, यहाँ पे मोमेंट निकालूं इसकी वजह से, या यहाँ पे मोमेंट निकालूं इसकी वजह से, तो एक ही आंसर आएगा. यानी कैपिटल एम और स्मॉल एम जो है वो आपका सेम हो जाएंगे इस पर्टिकुलर केस में. सो आल्दो इस केस में मैं एक ही सेगमेंट बना लूँ तो पूरी इक्वेशन काफ़ी है. पूरी एक जगह सेक्शन काट लूँ तो वो जो मोमेंट की इक्वेशन बनेगी वो 0 to 12 मीटर में अप्लाई कर सकता हूँ उसको. लेकिन मैं इसको 2 सेगमेंट्स में करना चाहूँ. जैसे पहले मेरे पास कैलकुलेशन 2 सेगमेंट्स के लिहाज से अवेलेबल हैं, तो मैं इसको 2 सेगमेंट्स में भी कर सकता हूँ. मैं 3 में करना चाहूँ 3 में भी कर सकता हूँ. ठीक है. सो मैं वही रिजल्ट यूज़ करने जा रहा हूँ जो पहले मैंने ऑब्टेन किए. इन दिस केस इट बिकम्स m1 square over EI integral from 0 to 6 respect to x1. सो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 576 over EI. पॉजिटिव आंसर का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव आंसर का मतलब है ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में ये वर्चुअल यूनिट लोड लग रहा है. अब ये वर्चुअल यूनिट लोड आपका अपवर्ड लग रहा है, इसलिए हम पॉजिटिव आंसर का मतलब यही लेंगे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये भी अपवर्ड. डोंट लीव अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन विद योर आंसर फॉर डिफ्लेक्शन और रोटेशन. हमेशा एरो के साथ आपने उसको रिप्रेजेंट करना है. अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइटवर्ड, लेफ्टवर्ड, क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, जो भी उसकी डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट की वो आपने उस तरह से शो करनी है. नाउ वी हैव
determine delta B. Now we have FBB as well, magnitudes as well as directions. So now you can put them back into the equation of compatibility that we have written for displacement at B. Alright, delta B in the actual beam is 0. Alright. So now you can solve for By, and this is the answer for By. This positive sign means that the direction of By, which is upward, is correct. So we assumed it upward, we got a positive sign for By, so it means By is really upward, is directed really upward. So the biggest part of the problem is over. The primary unknown, we chose By as our primary unknown in this whole problem, and we have finally got By. So once By is known, we can determine the rest of the reactions using equilibrium equations. So now you have the value for By, you can just insert it over here. So here is a quick assignment for you. You will solve the same problem by treating MA as redundant. You have to solve the same problem by treating MA as redundant. So I'll assign you this problem on Teams. You have to solve on your register, not separate pages. On your register, I have told you to have a dedicated register for your structural analysis course. So solve it right on that register so you have it available to you for later use, and scan all the pages to a single PDF. Use CAM scanner or any other that single file, single PDF file. All right, so you should be submitting one single PDF file containing your solution. And I hope I don't need to repeat that you need to do this assignment yourself. Please don't get help from anyone in your class or anyone, any solution manual. And you have to use virtual unit load method for determining the displacements. So that's it. Just one important thing that I want to mention is that you should name your file as, if for example you are registration number 1 and you're submitting the assignment, your file, the file name of your assignment should be simply this. Your